A warm welcome to all of you in this lecture। और ये जो लेक्चर है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज के लेक्चर। सबसे पहले है मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड द फर्म नेम। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनर एंड द फर्म नेम। छोटे से कंसेप्ट है बट कई बार एग्जाम में आ जाते हैं और ये फ्री के नंबर। सबसे पहली बात तो पार्टनर्स कौन है। पार्टनर्स जो हैं वो पार्टनरशिप फर्म के मेंबर हैं और इंडिविजुअली दे आर नोन एज पार्टनर। इंडिविजुअली दे आर नोन एज पार्टनर, पार्टनर 1, पार्टनर 2, पार्टनर 3। तो इंडिविजुअली दे आर नोन एज पार्टनर्स। और जब सभी पार्टनर इकट्ठे खड़े हो, सभी पार्टनर इकट्ठे खड़े हो तो इस कलेक्टिविटी ऑफ पार्टनर को हम बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म इज नथिंग बट द कलेक्टिविटी ऑफ पार्टनर्स। ऑल द पार्टनर्स acting together, all the partner working together, all the partner together are known as partnership firm. So individually they are known as partner and collectively they are known as firm. और जिस नाम के नीचे काम हो रहा है, जिस नाम के नीचे, जिस ब्रांड नेम के नीचे सारी एक्टिविटी की जा रही है उसे फर्म नेम बोलते हैं। तो आपको 3 कंसेप्ट्स का ध्यान रखना है। पार्टनर क्या होते हैं? जो पार्टनरशिप फर्म के इंडिविजुअल मेंबर्स है, दीज इंडिविजुअल मेंबर्स आर नोन एज पार्टनर। उसके बाद होता है बेटा कि ये पार्टनरशिप फर्म क्या है? कलेक्टिवली ऑल पार्टनर्स आर नोन एज फर्म। एंड व्हाट इज द फर्म नेम? फर्म नेम इज द नेम अंडर विच बिजनेस इज कैरिड ऑन। इन्होंने लास्ट में एक लाइन लिखी है, पार्टनरशिप इज दस द इनविजिबिलिटी विच बाइंड the partners together and the firm is the visible form of those partners। कुछ भी नहीं, मतलब जिस रिश्ते से पार्टनर एक दूसरे से बंधे हुए, जिस रिलेशन से पार्टनर एक दूसरे से बंधे हुए हैं उस रिलेशन को पार्टनरशिप बोलते हैं। जैसे भाई बहन का एक रिश्ता होता है, मदर सन का एक रिश्ता होता है, फादर सन का रिश्ता होता है। वो रिश्ता दिखता थोड़ी है, इनविजिबल होता है। कोई ये थोड़ी है भाई बहन है तो कोई एक डोरी सारा दिन साथ चलती है दोनों की, ठीक है। तो इनविजिबल ही होते हैं सारे रिलेशन। तो पार्टनरशिप वो इनविजिबल रिलेशन है जिसे पार्टनर बंधे हुए हैं। और पार्टनरशिप फर्म क्या है? ऑल पार्टनर स्टैंडिंग कलेक्टिवली आर नोन एज द पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म को देख सकते हैं क्योंकि सारे पार्टनर इकट्ठे खड़े हैं तो पार्टनरशिप फर्म खड़ी है, ठीक है। तो पार्टनरशिप फर्म को देख सकते हैं, लेकिन जिस रिश्ते से पार्टनर बंधे हुए उस रिश्ते को पार्टनरशिप बोलते हैं। उस पार्टनरशिप को हम देख नहीं सकते, उसको महसूस किया जा सकता है। तो फर्म इज विजिबल, फर्म को देखा जा सकता है क्योंकि फर्म इज कलेक्टिविटी ऑफ पार्टनर्स। बट जो रिलेशन है पार्टनरशिप का वो रिलेशन इनविजिबल होता है। यानी भाई बहन को तो देखा जा सकता है लेकिन जिस रिश्ते से वो बंधे हुए हैं उस रिश्ते को देखा नहीं जा सकता, उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता। It can be felt only, it cannot be seen। तो पार्टनरशिप वो रिलेशन है जिससे पार्टनर बंधे हुए हैं और फर्म इज द विजिबल फॉर्म, दैट इज द फर्म इज द कलेक्टिविटी ऑफ पार्टनर्स। तो छोटी सी कंसेप्ट है, इसको आप देखिएगा। उसके बाद आता है कि पार्टनरशिप फर्म की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। पार्टनरशिप फर्म के लिए कॉन्ट्रैक्ट होना कंपलसरी है, बिल्कुल कंपलसरी है। बिना कॉन्ट्रैक्ट के, बिना एग्रीमेंट के फर्म बनाई नहीं जा सकती। पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन बाय बर्थ मिलता है, यस और नो? पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन बाय बर्थ मिलता है, यस और नो? नो सर। नहीं। इसलिए पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन लेने के लिए यू नीड एग्रीमेंट, यू नीड कॉन्ट्रैक्ट। पार्टनरशिप फर्म चैरिटेबल पर्पज के लिए नहीं बन सकती, ये सिर्फ बिजनेस पर्पज के लिए ही बनती है। बिजनेस कुछ भी हो सकता है, कोई भी ट्रेडिंग, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग, कोई भी प्रोफेशनल एक्टिविटी। क्या सीए लोग मिलके पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं? क्या सीएस लोग मिलके पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं? यस सर। हाँ, हम कोई चैरिटी थोड़ी करते हैं, पैसा कमाते हैं, ठीक है, और प्रॉफिट मोटिव से काम करते हैं, ठीक। तो इसलिए बड़े आराम से हम पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं। कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन होती है, मतलब जो पार्टनरशिप फर्म है वो साझा चूल्हा कह सकते हो आप,
एक साझा चूल्हा होता है, उसके अंदर सभी पार्टनर की ड्यूटी बनती है कि वे ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज के लिए काम करें, फर्म के व्यापक हितों में काम करें, फर्म के बेटरमेंट के लिए काम करें, और फर्म के लिए जितना सोचेंगे उतना ही फर्म ग्रो करेगी, उतना ही फर्म लॉन्ग टर्म तक आगे बढ़ेगी। अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को छोड़ना पड़ता है। प्रॉफिट एलोकेशन, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट जरूरी है। यहाँ पर प्रॉफिट का बंटवारा, ये भी इसेंशियल एलिमेंट है। पार्टनर्स को अकाउंटेबल होना चाहिए, बिल्कुल पार्टनर्स को एक दूसरे के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। यू शुड बी ट्रूथफुल टू ईच अदर, यू शुड बी फेथफुल टू ईच अदर, अदरवाइज पार्टनरशिप लंबे समय तक चलेगी नहीं। और एक से ज्यादा इंडिविजुअल तो होना जरूरी ही है, ठीक है। यहाँ पर मोर देन 2 इंडिविजुअल, उसकी बजाय मैं ये लिख दूं मोर देन 1 इंडिविजुअल, Yes. है ना, मोर देन 1 इंडिविजुअल, एक से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा, 2 और मोर। चलिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, म्यूचुअल एजेंसी। पार्टनरशिप फर्म के लिए 5 एलिमेंट जरूरी है। There are 5 elements mandatory for the partnership firm. उन 5 एलिमेंट को बताइए मनीष, वो 5 एलिमेंट कौन से हैं जो पार्टनरशिप फर्म के लिए जरूरी है? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट, म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी, 2 or more persons, बिजनेस बिजनेस पर्पज। देखिए, ये जो 5 एलिमेंट है, एग्रीमेंट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, म्यूचुअल एजेंसी, 2 और मोर पर्सन, बिजनेस ओनर, ये 5 होने चाहिए, तभी पार्टनरशिप फर्म बनती है। पार्टनरशिप फर्म बनने के लिए 5 होने चाहिए, तभी हम कहेंगे कि पार्टनरशिप फर्म है। लेकिन इन 5 में से 4 एलिमेंट तो और जगह भी हो सकते हैं। जैसे कंपनी बनानी है, तो कंपनी बनाने के लिए भी एग्रीमेंट जरूरी है। कंपनी बनाने के लिए भी हम कहेंगे कि कुछ हद तक शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होता है, वहां पे डिविडेंड बंटते हैं। कंपनी में भी 2 या 2 से ज्यादा पर्सन होते हैं, कंपनी में भी बिजनेस होता है। ऐसे ही एक और फॉर्मेट होता है LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अलग कंसेप्ट है, वो पार्टनरशिप नहीं है, वो अलग चीज है। उसके ऊपर एक्ट भी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 नहीं लगता। कोई बता सकता है मुझे LLP पर कौन सा एक्ट लगता है? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, बहुत खूब। अब देखो, LLP भी एग्रीमेंट से बनती है, LLP में भी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट जरूरी होता है, LLP में भी 2 और मोर पर्सन होते हैं, और LLP बिजनेस पर्पज के लिए ही बनती है। मतलब ये बाकी 4 एलिमेंट और जगह भी पाए जा सकते हैं, बट ये म्यूचुअल एजेंसी है ना, ये कहीं और नहीं पाई जाती, ये सिर्फ पार्टनरशिप फर्म में पाई जाती है। इसीलिए म्यूचुअल एजेंसी को कंक्लूसिव एविडेंस माना गया है, कार्डिनल प्रिंसिपल, ट्रू टेस्ट, सुपर एसेंशियल एलिमेंट माना गया, क्योंकि बाकी चीजें और जगह मिल सकती है। तो पार्टनरशिप फर्म की सबसे यूनिक फीचर क्या हुई, सबसे यूनिक एलिमेंट क्या है जो और कहीं नहीं मिलेगा, बताएं। पार्टनरशिप फर्म का सबसे यूनिक एलिमेंट, म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी। आपको बाकी हर चीज मिल जाएगी दूसरी जगह, एग्रीमेंट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, ऐसा कंपनी, LLP अन्य फॉर्मेट में मिल जाएगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिल जाएगा, बट ये म्यूचुअल एजेंसी सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप फर्म में मिलेगा। इसीलिए म्यूचुअल एजेंसी को हमने ट्रू टेस्ट कहा। तो पार्टनरशिप फर्म की सबसे यूनिक फीचर होती है म्यूचुअल एजेंसी, जो किसी भी अन्य फॉर्मेट में नहीं होती, सिर्फ पार्टनरशिप फर्म में ही होती है। इसीलिए केडी कामथ एंड कंपनी में ये कहा। काइंड ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के प्रकार कितने हैं? तो हम कहते हैं जी, एक पार्टनरशिप एट विल होती है, एक पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड होती है, एक पार्टिकुलर प्रोजेक्ट की पार्टनरशिप होती है, और एक जनरल बिजनेस के लिए पार्टनरशिप होती है। इनमें से सबसे आसानी से जिस फर्म से आप निकल सकते हो इन चारों में से,
जिसमें से सबसे आसानी से निकल सकते हो, जब मन में आए निकल सकते हो, वो कौन सा? पार्टनरशिप पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल में जब आपका मन करे तब आप फर्म से बाहर निकल सकते हो। पार्टनरशिप एट विल में जब आपका मन करे तब आप फर्म से बाहर निकल सकते हो। पार्टनरशिप एट विल एक ऐसी पार्टनरशिप होती है जिसका कोई फिक्स पीरियड नहीं होता कि ये कितने ड्यूरेशन के लिए चलेगी। इसके अलावा कोई प्रोविजन भी नहीं बनाया इन्होंने कि इस पार्टनरशिप के अंदर हम क्या करना चाहते हैं। कोई फॉर्मूला नहीं सेट किया इन्होंने कि इन फ्यूचर हम इसके बारे में इसकी ड्यूरेशन फिक्स करेंगे। ना तो इन्होंने अभी जब फर्म बनाई तब कोई ड्यूरेशन फिक्स की, ना इन्होंने कोई प्रोविजन बनाया कि फ्यूचर में हम पार्टनरशिप की ड्यूरेशन फिक्स करेंगे। नाइदर एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन दे फिक्स द ड्यूरेशन, नॉट दे हैव एनी प्लान फॉर फिक्सिंग द ड्यूरेशन। ऐसी फर्म को बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल में से पार्टनर रिटायरमेंट ले सकता है कभी भी। पार्टनर कैन रिटायर एट एनी टाइम। यहां से पार्टनर कभी भी रिटायरमेंट ले सकता है। और एक काम और कर सकता है वो, कोई बता सकता है एक काम और क्या कर सकता है रिटायरमेंट के टाइम? वो से डिसॉल्व कर सकते हैं, फॉर्म डिसॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल, वो जाता जाता पूरी फर्म को डिसॉल्व करता जा सकता है। बोला मैं तो जा ही रहा हूं, छोड़ूंगा तुम्हें भी नहीं। हालांकि रिमेनिंग पार्टनर फर्म को कंटिन्यू कर सकते हैं, बट नया ब्रांड नेम रखना पड़ेगा, नया फर्म नेम रखना पड़ेगा। पुराना पार्टनर जो फर्म छोड़ के गया है वो उनको शायद पुराना नाम यूज करने ना दे। जैसे मान लीजिए एक पार्टनरशिप फर्म थी जिसका नाम था तरुण एंड सोनू एसोसिएट। इसके अंदर 3 पार्टनर थे, तरुण, सोनू और मनीष। अब तरुण इस फर्म को छोड़ के जा रहा है, तो तरुण कह सकता है भाई अब नई फर्म के अंदर, तरुण बोल सकता है भाई नई फर्म के अंदर ठीक है जो तुम दोनों बिजनेस करो वो करना, बट ये नाम नहीं चलने दूंगा मैं तरुण एंड सोनू एसोसिएट, क्योंकि मेरा नाम जा रहा है इसमें। तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है पार्टनरशिप एट विल में, जब चाहे आप निकल सकते हैं और पूरी फर्म को डिसॉल्व करके निकल सकते हैं। पूरी फर्म की एसेट्स को रियलाइज करवा सकते हैं आप, बिकवा सकते हैं आप, ठीक है। और फिर जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा, रिजल्टेंट प्रॉफिट, उसको शेयर करके जा सकते हैं। पार्टनरशिप एट विल आपको बढ़िया लगी क्या तरुण? कैसी है ये, अच्छी चीज है क्या? हाँ जी सही है। मिस्टर जब जब पार्टनर्स के अंदर बिल्कुल एकदम अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, मतलब क्या है, स्टेबल नहीं है सर, लेकिन ये स्टेबल नहीं है। किसने बोला? बहुत सही बोला, स्टेबल नहीं है, ठीक है। यस स्टेबल नहीं है ये, क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी एक जना मतलब गुस्सा हो गया, नाराज हो गया, रूसना मनाना तो चलता ही रहता है। अब वो रूस गया, रूस के उसके पास पावर इतनी ज्यादा है कि वो पूरी फर्म को ध्वस्त कर सकता है, ठीक है। तो ये बहुत खतरनाक फॉर्मेट है, बहुत खतरनाक फॉर्मेट, क्योंकि यहाँ पर एक पार्टनर की मनमानी की वजह से पूरी फर्म रातों रात खत्म हो सकती है। तो जब पार्टनर में बिल्कुल ही ऐसा प्यार हो कि शरीर 2 है आत्मा 1 है, तब वो अलग बात है, अदरवाइज तो ये फर्म बड़ी खतरनाक। तो बढ़िया क्या है, पार्टनरशिप आप या तो एक फिक्स पीरियड की बनाई कि इतने साल तक ये फर्म चलेगी और इतने साल से पहले कोई भी पार्टनर रिटायरमेंट नहीं लेगा, और अगर इतने साल से पहले कोई रिटायरमेंट लेगा तो हमारी मर्जी है हम उसे रिटायरमेंट दे या ना दे, उसके अकाउंट सेटल करे या ना करे। इससे पार्टनर मनमानी नहीं कर पाएंगे, इससे फर्म ज्यादा अच्छे से चल पाएगी। तो पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड स्टेबल है, इसमें से पार्टनर मनमानी करके निकल नहीं सकता। इससे फर्म का भविष्य रातों रात दांव पे नहीं लगे। बेटर है कि आप ड्यूरेशन को फिक्स करें। अभी आप यूनिट 3 पढ़ेंगे ना, और यूनिट 2 पढ़ेंगे, 2 यूनिट और भी है, उसमें देखेंगे कि फिक्स ड्यूरेशन की पार्टनरशिप की बड़ी तारीफ होगी। बल्कि रजिस्ट्रार के पास जब आप फर्म को रजिस्ट्रेशन के लिए जाओगे तो रजिस्ट्रार आपसे पूछेगा कि आपको ड्यूरेशन फिक्स करनी चाहिए, प्लीज बताइए कि क्या ड्यूरेशन है। रजिस्ट्रार भी आपको गाइड करेगा, मोटिवेट करेगा कि ड्यूरेशन फिक्स कीजिए, अच्छी चीज है। चलिए, ये तो हो गया ड्यूरेशन फिक्स नहीं है तो पार्टनरशिप एट विल, और ड्यूरेशन फिक्स है तो पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड। उसके बाद है कि एक पार्टिकुलर वेंचर के लिए है। पार्टनरशिप फर्म एक वेंचर के लिए भी बन सकती है और एक से ज्यादा वेंचर के लिए भी। अगर आपने एक सिंगल वेंचर के लिए बनाई है
तो उसको हम बोलेंगे पार्टिकुलर प्रोजेक्ट या पार्टिकुलर पीरियड पार्टनरशिप। क्या बोलेंगे? सिंगल वेंचर के लिए बनाइए तो पर्टिकुलर पार्टिकुलर प्रोजेक्ट, पार्टिकुलर पार्टनरशिप। For single project, it will be known as particular partnership. इसमें सेंटेंस पूरा नहीं है, आपके मॉड्यूल में पूरा है। इसमें इतना ही लिख के छोड़ दिया कि पार्टनरशिप में बी ऑर्गेनाइज्ड फॉर सिंगल एज वेल एज कंडक्ट ऑफ कॉन्टिन्यूअस बिजनेस। ठीक है, आगे मॉड्यूल में देखो, मॉड्यूल में लिखा हुआ है कि अगर आपने सिंगल प्रोजेक्ट के लिए खोला है तो वो पार्टिकुलर, और कॉन्टिन्यूअस बिजनेस के लिए खोला है तो वो जनरल। यानी कि कोई भी बिजनेस चला सकते हो तो जनरल पार्टनरशिप, और एक पार्टिकुलर बिजनेस ही चलाना है, दूसरा कोई सा ही नहीं चलाना, तो उसको पार्टिकुलर। पार्टिकुलर बिजनेस के लिए पार्टिकुलर, और जनरली कोई भी बिजनेस कर सकते हो, बिजनेस की कोई लिमिटेशन नहीं है, तो उसको जनरल। पार्टिकुलर पार्टनरशिप में आप लायबल होगे फॉर पार्टिकुलर बिजनेस एक्टिविटी ओनली, जबकि जनरल पार्टनरशिप में आप लायबल होगे फॉर ऑल बिजनेस एक्टिविटी। तो पार्टिकुलर पार्टनरशिप में पार्टिकुलर बिजनेस एक्टिविटी के लिए ही लायबल हो गया, जबकि जनरल में आप सारे प्रकार के बिजनेस के लिए लायबल होगे। ठीक है, तो इसलिए बेटर है कि आप पार्टिकुलर पार्टनरशिप बनाएं और बताएं कि हमारा ये फिक्स पर्पज है, बेटर रहेगा। अदरवाइज तो दूसरे पार्टनर की किसी भी कारस्तानी की वजह से आप फंस सकते हैं। तो पार्टनरशिप के 5 इसेंशियल एलिमेंट हो गए हमारे, 2 और मोर पर्सन, एग्रीमेंट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, बिजनेस और म्यूचुअल एजेंसी। हाँ जी सर, एक बार पर्टिकुलर पार्टनरशिप रिपीट करना सर, पर्टिकुलर पार्टनरशिप रिपीट करना सर। पार्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती है? एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए बनती है, और उस बिजनेस के कंप्लीट होते ही वो पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगी। इसको मैं एग्जांपल से समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपको ना रोड बनाना है, आपको रोड बनाना है हिसार से लेकर दिल्ली तक, तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो गया। आपको लग रहा है अकेले हमसे नहीं संभलेगा, तो 2 या 2 से ज्यादा कंपनीज ने मिलकर ये प्रोजेक्ट इकट्ठा ले लिया। अब 2 या 2 से ज्यादा कंपनी मिलकर जो काम करेगी उसकी अकाउंटिंग भी करेगी, सारे काम होंगे। अब ये 2 या 2 से ज्यादा कंपनी ने मिलकर जो हिसार से दिल्ली का रोड का ठेका उठा लिया, 1000 करोड़ रुपए का, 1000 करोड़ का ये ठेका है टोटल। उसमें 2 या 3 कंपनी जो भी मिली हुई है वो अपने इस पार्टिकुलर वेंचर के लिए मिली है, हमेशा के लिए मिली पर्टिकुलर वेंचर के लिए, तो वो क्या बना लेगी? पार्टिकुलर पार्टनरशिप। ठीक है, और उनको हमेशा के लिए मिलना हो वो जनरल पार्टनरशिप बना लेते। ओके सर। इसेंशियल एलिमेंट में हमारे पास 5 एलिमेंट है, और हमेशा पेपर में 5 ही लिखने हैं। लेकिन जब पेपर में पूछे कि इन 5 में से ट्रू टेस्ट क्या है, तो आपको म्यूचुअल एजेंसी लिखना है, और उसका रीजन देना है कि सर बाकी चीजें और फॉर्मेट में भी मिल जाएगी, ये और फॉर्मेट में मिल जाएगा, ये मिल जाएगा और फॉर्मेट में, ये मिल जाएगा और फॉर्मेट में, ये मिल जाएगा और फॉर्मेट में, बट म्यूचुअल एजेंसी सिर्फ पार्टनरशिप फर्म में ही मिलेगी। इसलिए अगर म्यूचुअल एजेंसी है तो और कुछ तो हो ही नहीं सकता, अगर म्यूचुअल एजेंसी है तो और कुछ तो हो ही नहीं सकता, तो फिर क्या हो सकता है? सिर्फ पार्टनरशिप। चलिए बेटा, मीटिंग को रीज्वाइन करना, अभी 10 मिनट्स का टाइम है, उसके बाद जैसे ही मीटिंग ओवर हो रीज्वाइन करना है आपको जरूर। फॉर्मेट्स ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत सारे फॉर्मेट हम डिस्कस कर रहे हैं। सोल प्रोप्राइटर हुआ हमारा, आज मैं आपको स्क्रीनशॉट भी भेजूंगा, बहुत अच्छे अच्छे स्क्रीनशॉट है, उससे आपकी नॉलेज और बढ़ेगी। एचयूएफ का फैमिली बिजनेस पढ़ा हमने, पार्टनरशिप फर्म पढ़ी हमने, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक फॉर्मेट है, एक फॉर्मेट कंपनी है, एक फॉर्मेट कोओनरशिप है। ठीक है,
अब सोल प्रोप्राइटर में म्यूचुअल एजेंसी होती नहीं क्योंकि वो अकेला ही है, खत्म हुई बात। एचयूएफ में आपने देख ही लिया कि कर्ता के काम से बाकी कोपार सीनियर लायबल होते हैं, बट कोपार सीनियर की लायबिलिटी लिमिटेड है और कोपार सीनियर के काम से कर्ता लायबल होता नहीं। तो मेरे काम से तू लायबल, तेरे काम से मैं लायबल, इसको म्यूचुअल एजेंसी बोलते हैं। ये तो है ही नहीं। कर्ता के काम से अगर कोपार सीनियर लायबल हो भी रहा है तो भी कोपार सीनियर के काम से तो कर्ता लायबल नहीं हो रहा। और दूसरा, कर्ता के काम से पर्सनल लायबिलिटी खुद कर्ता की आ रही है, मेरे काम से मैं ही लायबल, तो ये कोई म्यूचुअल एजेंसी नहीं है। ठीक है, म्यूचुअल एजेंसी तो तब होती जब मनीष कुछ करे तो मैं लायबल और मैं कुछ करूं तो मनीष लायबल, दैट इज म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल का मतलब तू मेरा मैं तेरा, दैट इज म्यूचुअल। दो तरफा होना चाहिए रिश्ता। अब मैं बात करता हूं एलएलपी की, कंपनी की। जरा ध्यान से सुनिएगा, एलएलपी में क्या होता है। एलएलपी में भी पार्टनर्स होते हैं, लेकिन एलएलपी की खास बात क्या है, यहाँ पर पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड नहीं। क्यों नहीं होती? क्योंकि एलएलपी के पास सेपरेट लीगल एंटिटी है। ऐसा क्यों सर? क्योंकि एलएलपी एक्ट 2008 जब पढ़ोगे ना आप, तो उसमें लिखा हुआ है कि एलएलपी बनाओगे तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है और रजिस्ट्रेशन करवाते ही आपको सेपरेट लीगल एंटिटी मिल जाएगी। एलएलपी खास तौर पे सीएसीएस के लिए होती है, प्रोफेशनल्स के लिए। बहुत फेमस फॉर्मेट है ये, लेकिन सिर्फ प्रोफेशनल में। आपको बिजनेसमैन बहुत कम मिलेंगे एलएलपी में। बिजनेसमैन या तो पार्टनरशिप फर्म बनाएगा या कंपनी बनाएगा। सीएसीएस जो प्रोफेशनल होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, वो एलएलपी ज्यादा बनाते हैं। प्रोफेशनल के लिए एक स्पेशल फॉर्मेट है ये, पूरे विश्व में सबसे फेमस फॉर्मेट है। एलएलपी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, उसमें पार्टनर अगर कुछ करता है ना, कोई भी एक्ट, तो उससे एलएलपी लायबल होती है। पार्टनर के एक्ट से ओनली एलएलपी इज लायबल, यानी एलएलपी की जो एसेट है सिर्फ वो लायबल होती है। बाकी पार्टनर पर्सनली लायबल नहीं है, कोई भी पार्टनर पर्सनली लायबल नहीं होता। एक पार्टनर ने कुछ किया, उससे एलएलपी की जो एसेट है वो लायबल हो जाएगी, लेकिन कोई भी पार्टनर पर्सनली लायबल नहीं। इसको बोलते हैं पार्शियल म्यूचुअल एजेंसी। यहां पर पार्शियल है म्यूचुअल एजेंसी, कंप्लीट म्यूचुअल एजेंसी नहीं। अच्छा, एक पार्टनर ने कुछ किया, P1 ने कुछ किया, तो उससे एलएलपी लायबल हुई। P2 ने कुछ किया तो भी एलएलपी लायबल हुई। ना P1 लायबल हुआ P2 के काम से, ना P2 लायबल हुआ P1 के काम से। जब दोनों एक दूसरे के काम से लायबल नहीं हुए तो म्यूचुअल एजेंसी नहीं है। ठीक है, सिर्फ फर्म में जो आपका पैसा है वो जा सकता है और कुछ नहीं है। इसकी लायबिलिटी कैसी हुई? अगर ये एलएलपी का पार्टनर है, P1 की लायबिलिटी लिमिटेड सर। लिमिटेड है सर, P2 की, लिमिटेड है सर। P2 की ठीक भी है। लिमिटेड है। इसको बोलते हैं पार्शियल म्यूचुअल एजेंसी। अच्छा सोचो, यहाँ पर एलएलपी की बजाय कंपनी होता तो क्या होता? कंपनी में एक शेयर होल्डर के काम, अनलिमिटेड। कंपनी में एक शेयर होल्डर के काम से दूसरा शेयर होल्डर तो लायबल होता ही नहीं, कंपनी भी लायबल नहीं होती। कंपनी में एक शेयर होल्डर ने कुछ काम कर दिया, कंपनी के बाकी शेयर होल्डर तो लायबल है ही नहीं, कंपनी खुद भी लायबल नहीं। तो वहां पर तो टोटली एब्सेंस है म्यूचुअल एजेंसी का। इसमें पार्शियल प्रेजेंस है क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी है ना, हाँ, कंपनी भी सेपरेट लीगल एंटिटी, एलएलपी भी। एलएलपी भी, लेकिन दोनों में डिफरेंस आ रहा है ना, क्योंकि एलएलपी में एक पार्टनर के काम से फर्म लायबल हो रही है एलएलपी में, चाहे अन्य पार्टनर Yes, लायबल sir. नहीं, जबकि कंपनी में शेयर होल्डर के काम से ना तो दूसरा शेयर होल्डर लायबल हो रहा और ना ही एक शेयर होल्डर के काम से कंपनी लायबल हो। यानी कि अगर एक कंपनी में दो शेयर होल्डर है, S1 S2, और ये कंपनी है, S1 ने कुछ किया तो S1 तो ही लायबल होगा, ना तो S2 लायबल होगा और ना कंपनी लायबल होगी। तो ना तो S2 की पर्सनल एसेट लायबल हुई S1 के काम से, और ना ही S2 का कंपनी में हिस्सा लायबल। देखो यहाँ पर S2 का ना तो पर्सनल प्रॉपर्टी लायबल हो रही है और ना ही S2 का कंपनी में हिस्सा लायबल हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि चाहे आप खुद लायबल नहीं हुए, लेकिन एलएलपी में जो आपकी इन्वेस्टमेंट थी वो लायबल हो रही है। और फर्म में तो क्या हो रहा है, पार्टनरशिप फर्म भी लायबल हो रही है और सभी पार्टनर भी पर्सनली लायबल। तो जो म्यूचुअल एजेंसी टोटली प्रेजेंट होती है, जो हाई लेवल की म्यूचुअल एजेंसी होती है, वो सिर्फ पार्टनरशिप फर्म में पाई जाती है। कंपनी में टोटली एब्सेंट होती है और एलएलपी में पार्शियली प्रेजेंट होती है। इस चीज का ध्यान।
उसके बाद आते हैं कि कोनरशिप कैसे आती है। तो हम कहते हैं सर कोनरशिप बाय एग्रीमेंट भी आ सकती है और बाय इनहेरिटेंस भी आ सकती है। इनहेरिटेंस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जो पूर्वजों से चलती आ रही है या फिर मिलती आ रही है सर। जो पूर्वजों से चलती आ रही एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस, जो सदियों से आपके पूर्वजों से आपके पास है। तो एक ओनरशिप तो अराइज हो सकती है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ का मतलब क्या है? फादर की डेथ हुई, ऑटोमेटिक प्रॉपर्टी भाइयों के नाम पे हो। फादर की डेथ होते ही बच्चों के नाम पे प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक हो, इसको इनहेरिटेंस या ऑपरेशन ऑफ लॉ बोलते हैं। दूसरा, आप एग्रीमेंट से भी ओनरशिप क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि एक बहुत ही महंगी प्रॉपर्टी है, गुड़गांव में मिल रही है बहुत ही महंगी प्रॉपर्टी, लेकिन वो प्रॉपर्टी जो है वो महंगी तो बहुत है लेकिन सस्ते में मिल रही है। क्यों? क्योंकि खरीदार नहीं है। उस प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू 1000 करोड़ है और गुड़गांव नगर निगम उसको बेचना चाह रहा है, बिक नहीं रही, और गुड़गांव नगर निगम उसे 900 करोड़ में बेचने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी खरीदार नहीं मिल रहा। आपके पास भी पैसे पूरे नहीं है, आपके पास भी पैसे पूरे नहीं है, आपके पास भी नहीं है, आपके पास भी नहीं है, आपके पास भी नहीं। ये पांचों मिल गए, या 10 लोग मिल गए, या 50 लोग मिल गए, या 100 लोग मिल गए, या 1000 लोग मिल गए, इन्होंने मिलकर ये प्रॉपर्टी खरीदी। इसको क्या बोलेंगे हम? को-ओनरशिप। इसको बोलेंगे को-ओनरशिप, मिल के प्रॉपर्टी खरीद लेना। और ये अब इनहेरिटेंस से आई है, पूर्वजों से आई है, या आपने अपनी मर्जी से डिसीजन लिया? आपकी मर्जी से सर। आपने मर्जी। अभी आपने अपनी मर्जी से किया है, तो कोनरशिप एग्रीमेंट से भी आ सकती है और कोनरशिप इनहेरिटेंस से भी आ सकती है। लेकिन कोनरशिप की खास बात क्या होती है? इसमें ओनरशिप तो ज्वाइंट होती है, बट क्या नहीं होती यहाँ पर? म्यूचुअल एजेंसी नहीं। कोनरशिप में बाकी सब कुछ हो सकता है, बट एक चीज हमेशा एब्सेंट रहेगी कि कोनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी नहीं। इसलिए एक जो कोनर है वो अपना हिस्सा बेच के जाना चाह रहा है तो हिस्सा बेच के जा सकता है, दूसरे कोनर से पूछने की जरूरत नहीं है। एक को ओनर के किए हुए काम से दूसरा को ओनर लायबल नहीं हो। तू तेरा हिस्सा बेच सकता है, मैं मेरा बेच सकता हूं। जैसे दो भाइयों के पास फादर की प्रॉपर्टी आ गई, एक को पैसों की जरूरत है, एक को जरूरत नहीं है, ठीक है, तो आप कोर्ट में जाकर घर का बंटवारा करवा लीजिए। कोर्ट में जाकर जो कोनरशिप की प्रॉपर्टी है उसका बंटवारा करवा लीजिए, कोर्ट कर देगी। कोर्ट आके लाइन खींच देगी, एसडीएम या जो भी मजिस्ट्रेट होगा वो पुलिस को भेजकर घर के अंदर लाइन खिंचवा देगी, और लाइन खिंचवाने के बाद उस घर को आप बेच सकते हैं। कई बार सेक्टर का घर है तो आप बेच नहीं सकते आधा घर, तो वो ऊपर नीचे या कुछ अरेंजमेंट कर देंगे कि नीचे का घर इसका, ऊपर का घर इसका, और ऊपर का घर जिसको मिलेगा उसको कुछ पैसे नीचे जो रहेगा वो देगा, जैसे 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे उसको। तो ना कोर्ट में जाकर आप बंटवारा करवा सकते हो, और दूसरा को ओनर आपको रोक नहीं सकता। दूसरा कोनर आपको रोक नहीं सकता, आप अपना हिस्सा बेच सकते हो और आप अपने हिस्सा बेचकर किसी को भी बिठा के जा सकते हो। भी मान लो मेरे पास नीचे का घर है, ऊपर ठीक है मेरे फ्रेंड का घर है, हम दोनों को ओनर है। अब नीचे मैंने एक डॉन को दे दिया